आज हमने स्टार्ट की है क्लास 9th की। आज हमने स्टार्ट की है क्लास 9th की हिंदी। इसमें हम पढ़ेंगे गद्य खंड। गद्य खंड का मतलब होता है जिसमें कहानी संन्यास वगैरह होती हैं या संस्मरण वगैरह होती हैं, उसे बोलते हैं गद्य खंड। इसमें जो हम कहानी पढ़ेंगे उसे लिखा है प्रेमचंद जी ने। प्रेमचंद जी एक क्या थे, इन्होंने बहुत सारे उपन्यास लिखे हैं। प्रेमचंद एक लेखक हैं जिन्होंने 2 बैलों की कथा लिखी है। प्रेमचंद का जन्म 1880 में बनारस के लम्ही गांव में हुआ था। उनका मूल नाम धनपत राय था। प्रेमचंद का बचपन अनुभवों में बीता और शिक्षा BA तक ही हो पाई थी। उन्होंने शिक्षा विभाग में नौकरी की, परंतु असहयोग आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के लिए सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया और लेखन कार्य के प्रति पूरी तरह समर्पित हो गए। 1936 में इस महान कथाकार का देहांत हो गया, यानी कि देहांत का मतलब मर गए। प्रेमचंद की कहानी मानसरोवर के 8 भागों में संकलित है। सेवा सदन, प्रेम आश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्णभूमि, गोदान उनके प्रमुख उपन्यास है। उन्होंने हंस, जागरण, माधुरी आदि पत्रिकाओं का भी संपादन किया है। कथा साहित्य के अतिरिक्त प्रेमचंद ने निबंध एवं अन्य प्रकार का गद्य लिखना भी प्रचुर मात्रा में किया है। प्रेमचंद साहित्य को सामाजिक परिवर्तन का सशक्त माध्यम मानते हैं। उन्होंने जिस गांव शहर के परिवेश को देखा और जिया, उनकी अभिव्यक्ति उनकी कथा साहित्य में मिलती है। किसानों मजदूरों की दयनीय स्थिति, दलित का शोषण, समाज में स्त्री की दुर्दशा, स्वाधीनता आंदोलन आदि उनकी रचनाओं के मूल विषय। प्रेमचंद के कथा साहित्य का सबसे प्रेमचंद के कथा साहित्य का संसार बहुत व्यापक यानी कि बड़ा है। उसमें मनुष्य नहीं पशु पक्षियों को भी अद्भुत यानी कि सुंदर आत्मीयता मिली है। बड़ी से बड़ी बात को सरल भाषा में सीधे और संक्षेप में कहना प्रेमचंद के लेखक की प्रमुख विशेषता है। उनकी भाषा सरल, जीवित एवं मुहावरेदार तथा लोक प्रचलित शब्दों का प्रयोग कुशलता पूर्वक किया गया है। 2 बैल की कथा के माध्यम से प्रेमचंद ने कृषक समाज और पशुओं के भावनात्मक संबंध का वर्णन किया है। इस कहानी में उन्होंने यह भी बताया है कि स्वतंत्रता यानी कि आज़ादी सहज यानी कि आसानी से नहीं मिलती। इसके लिए बार बार संघर्ष यानी कि लड़ाई करनी पड़ती है। इस प्रकार परोक्ष यानी कि इनडायरेक्ट रूप से ये कहानी आज़ादी के आंदोलन की भावना से जुड़ी है। इसके साथ ही इस कहानी में प्रेमचंद ने पंचतंत्र और हितोपदेश की कथा परंपरा का उपयोग और विकास किया है। जानवरों में गधा सबसे ज़्यादा बुद्धिमान समझा जाता है। हम किसी व्यक्ति को पहले दर्जे का बेवकूफ़ कहना चाहते हैं तो उसे गधा कहते हैं। गधा सचमुच बेवकूफ़ है। उसके सीधेपन, उसकी निरपक्षता, सहिष्णुता ने उसे यह पदवी दे दी है। इसका निश्चित नहीं किया जा सकता कि गायें सींग मारती हैं। ब्याही हुई गाय तो अनायास ही सिंहनी का रूप धारण कर लेती है। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, लेकिन नहीं सुना ना देखा, जितना चाहो गरीब मारो। चाहे जैसी खबर सड़ी हुई घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पे कभी असंतोष की छाया भी दिखाई नहीं देगी। बैसाखी में चाहे एक आध बार कुलेल कर देगा, पर उसने तो उसे कभी खुश होते हुए नहीं देखा। उसके चेहरे पे एक विषाद स्थायी रूप से छाया रहती है। सुख दुख हानि लाभ किसी भी दिशा में उसके बदलने नहीं देते। ऋषि मुनियों के जितने गुण थे वे सभी उनमें पराकाष्ठ को पहुँच गए, पर आदमी उसे बेवकूफ़ कहता है। सद्गुणों का इतना अनादर कहीं नहीं देखा गया। कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। देखिए ना, भारतवासियों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा हुई। क्या अमेरिका में उन्हें घुसने नहीं दिया जाता। बेचारे शराब नहीं पीते, 4 पैसे
कुछ समय के लिए बचाकर रखते हैं, जी तोड़कर काम करते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, चार बातें सुनकर गम खा जाते हैं फिर भी बदनाम है। कहा जाता है कि वे जीवन के आदर्शों को नीचे करते हैं। अगर वे भी ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते तो शायद सभ्य कहलाने लगते। जापान की मिसाल सामने है, एक विजय ने उन्हें संसार की सभ्य जातियों में गण बना दिया। Bye. Papa. एक ही विजय ने उन्हें सभ्य की जाति में गण्य कर दिया। लेकिन गधे का एक छोटा और भाई है जो उससे कम ही गधा है, और वह है बैल, जिसका अर्थ हम गधे का प्रयोग करते हैं। कुछ उसी से मिलते जुलते अर्थ बछिया के ताऊ का प्रयोग करते हैं। कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफ़ों में सर्वश्रेष्ठ कहते हैं, मगर हमारा विचार ऐसा नहीं है। बैल कभी कभी मारता भी है, कभी कभी अड़ियल बैल भी देखने में आता है, और कई रीतियों में अपना असंतोष प्रकट करता है। संतोष मतलब नॉट सेटिस्फिकेशन। अतः इसका स्थान गधे से नीचे है। झुरी काछी के दोनों बैलों के नाम थे हीरा और मोती। दोनों पछाई जाति के थे, देखने में सुंदर, चौकस, ढीले मूंछे। बहुत दिनों साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया। दोनों आमने सामने आसपास बैठे हुए एक दूसरे से मूक यानी कि गूंगे की भाषा में भी विचार विनिमय यानी कि एक दूसरे को विचार विनिमय देने का काम करते थे। एक दूसरे के मन की बात कैसे समझ जाते थे, एक दूसरे की मन की बात कैसे समझ जाता था हम कह नहीं सकते। अवश्य ही जरूर ही उनमें कोई गुप्त शक्ति यानी कि सीक्रेट एनर्जी थी। जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाले मनुष्य वंचित मतलब नहीं, दोनों एक दूसरे को चाट कर और सूंघ कर अपना प्रेम प्रकट करते। कभी कभी दोनों धीरे धीरे सींग भी मिलाया करते थे। विग्रह यानी कि दूर जाने के नाते से केवल विनोद के भाव, आत्मीयता के भाव से जैसे दोस्तों में घनिष्ठता यानी कि और मित्रता बढ़ जाती थी। धौल धप्पा होने लगता। इसके बाद दोस्ती कुछ फुसफुसाई, कुछ हल्की सी रहती, जिस पर ज़्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। जिस वक्त ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोते गए और गर्दन हिला हिलाकर उस वक्त हर एक की यही चेष्टा यानी कि यही सोच थी कि ज़्यादा से ज़्यादा बोझ मेरी ही गर्दन पे रहे। एक दिन बाद दोपहर संध्या यानी कि शाम के समय ज़्यादा से ज़्यादा बोझ मेरी ही गर्दन पे है। दिन भर के बाद दोपहर संध्या दोनों खुलते एक दूसरे को चाट कर अपनी थकान मिटाया करते थे। धौला धप्पा होने लगा। इसके बिना दोनों कुछ फुसफुसाई, कुछ हल्की सी रहती, जिस पर ज़्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता था। जिस वक्त ये दोनों बैल हल या गाड़ी जोत दिए जाते और गर्दन हिला हिलाकर चलते, उस वक्त एक ही चेष्टा यानी कि चेष्टा होती। चेष्टा मतलब महसूस होना कि ज़्यादा से ज़्यादा बोझ मेरी ही गर्दन पर हो। दिन भर के बाद दोपहर या संध्या मतलब होता है शाम, तो एक दूसरे को चाट कर अपनी थकान मिटाया करते। नींद में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ उठते, साथ नाद में मुंह डालते। नाद मतलब क्या होता है, खाने की जो जगह होती है उसे बोलते हैं नाद।
एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता। संयोग यानी कि मिलन की बात थी। झुरी ने एक बार गोई को ससुराल भेज दिया। बैलों का क्या मालूम था कि वे क्यों भेजे जा रहे हैं। समझे मालिक ने वो हमें बेच दिया है। अपना यूं बेच जाना उन्हें अच्छा नहीं लगा। कौन जाने झुरी के साले गए को घर तक गोई ले जाने में दांत पसीना आ जाएगा। पीछे से हाँफते दोनों दाएं बाएं भागते, पहिया पकड़कर आगे खींचते, दोनों पीछे की ओर जोर लगाते, मारते तो दोनों सींग नीचे करके उकराते। ईश्वर ने उन्हें बाड़ी दी होती तो झुरी पूछते, तुम हम गरीबों को क्या निकाल रहे हो? हमने तो तुम्हारी सेवा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, नहीं उठा रखी। अगर इतनी मेहनत से काम न चलता तो और काम लेते हमें। हम तो तुम्हारी चकरी में मर जाना कबूल था। चकरी मतलब नौकरी में मर जाना कबूल था। हमने कभी दाने चारे की शिकायत नहीं की तुमसे। तुमने जो कुछ खिलाया वह सिर झुकाकर खा लिया। तुमने इस जालिम के हाथ क्यों बेच दिया? संध्या यानी कि रात के समय दोनों बैल अपने स्थान यानी कि जगह पर पहुंचे, दिन भर के भूखे। लेकिन जब नाद में लाए गए तो एक ने भी उसमें मुंह न डाला। दिल भारी हो गया। जिसे उन्होंने अपना घर समझा था वह आज उन्हें छोड़ गया था। यह नया घर, नए गांव, नए आदमी उन्हें बेगाने यानी कि पराये लगते थे। दोनों ने मूक भाषा यानी कि ऐसी भाषा जिसे कोई न समझ सके, जो बोली नहीं जाती, की सलाह की। एक दूसरे को कनसिकिया देखा और लेट गए। जब गांव में सोता पड़ा तो दोनों ने जोर मारकर पहाड़े तुक्का डाले और घर की तरफ चले। पहागे बहुत मजबूत थे। अनुमान न हो सकता कि कोई बैल उन्हें तोड़ सकता है। इन दोनों में इस समय दूनी शक्ति आ गई थी। एक झटके में रस्सियां टूट गई थीं। झुरी प्रातः यानी कि सुबह उठकर देखा तो कि दोनों बैल चरने पर खड़े हैं। दोनों की गर्दनों में आधी गराव लटक रही है। घुटनों तक पाँव कीचड़ से भरे हैं और दोनों की आंखों में विरोधमय मतलब विरोध होना स्नेह झलक रहा था। झुरी बैल को देखकर स्नेह से गदगद हो गया। दौड़कर उन्हें गले लगाया। प्रेम, लिग्गन और चुम्बन का यह दृश्य बड़ा ही मनोहर था। घर और गांव के लड़के जमा हो गए, तालियां बजाकर उनका स्वागत करने लगे। गांव के इतिहास में घटना अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण थी। बाल सभा ने निश्चय किया। दोनों पशुवीरों को अभिनंदन पत्र देना चाहा। कोई अपने घर से रोटियां लाया, कोई गुड़ लाया, कोई चोकर, कोई भूसी लाया। एक बालक ने कहा, ऐसे बैल किसी के पास ना होंगे। दूसरे ने समर्थन किया, इतनी दूरी से दोनों अकेले चलाए। तीसरा बोला, बैल नहीं, वे उस जमाने के आदमी हैं। इसका प्रतिवादन करने का किसी को सहारा ना हुआ। झुरी की स्त्री को बैल द्वार पर देखा तो जल उठी। बोली, कैसे वो नमक हराम बैल हैं कि एक दिन वहाँ ना काम ना किया भाग खड़े हुए। झुरी अपने बैलों पर आपेच न सुन सका। नमक हराम क्यों है? चारा दाना ना दिया होगा तो क्या करते? स्त्री ने रोब के साथ कहा, बस तुम्हें तो बैलों को खिलाना जानते हो और तो सभी पानी पिला कर रखते हैं। झुरी ने चिढ़ाया, चारा मिलता तो क्यों भागते? स्त्री चिढ़ भागे इसलिए वे कि लोग तुम्हें जैसा बुद्धुओं की तरह बैलों को सहलाते नहीं, खिलाते हैं तो रगड़कर जोतते भी हैं। ये दोनों ठहरे कामचोर भाग निकले। अब देखूं कहाँ से खाली और चोकर मिलता है। सूखे भूसे के सिवा कुछ न दूंगी, खाए चाहे मरे। वहीं हुआ। मंजूर को कड़ी ताकीब कर दी गई। बैलों को खाली भूसा
सूखा भूसा दिया जाता। बैलों ने नाद में मुँह डाला तो फीका फीका, ना कोई चिकनाहट ना कोई रस, क्या खाएं। आशा भरी आँखों से द्वार की ओर ताकने लगे। झुरी मंजूर ने कहा, थोड़ी सी खली क्यों नहीं डाल देती, वे मालिक मुझे मार ही डालेगी, चरा कर डाल आ ना दादा, पीछे से तुम भी उन्हीं की सी कहोगे। दूसरे दिन झुरी का साला फिर आया और बैलों को ले चला गया। अब की उसने दोनों को गाड़ी में जोता। 2-4 बार मोती ने गाड़ी को सड़क की खाई में गिराना चाहा, पर हीरा ने संभाल लिया। वह ज्यादा सहनशील था। संध्या समय घर पहुंचने पर उसने दोनों को मोटी रस्सियों से बांधा और कल की शरारत का मजा चखाया। फिर वही सूखा भूसा डाल दिया। उसने दोनों बैलों को खली चूना सब कुछ दिया। दोनों बैलों का ऐसा अपमान कभी न हुआ। झुरी उन्हें फूल की छड़ी से भी न छूता था। उसकी टक्कर पर दोनों उड़ने लगते थे। यहाँ मार पड़ी, आहत सम्मान की व्यथा तो थी ही, उस पर मिला सूखा भूसा। नाद की तरफ आंखें तक न उठाई। दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता, पर इन दोनों ने जैसे पाँव न उठाने की कसम खा ली। वह मारते मारते थक गया, पर दोनों ने पाँव न उठाया। एक बार जब मतलब दया नहीं होना ने हीरे की नाक पर खूब डंडे जमाए तो मोती का गुस्सा काबू के बाहर हो गया। हल लेकर भागा। हल, रस्सी, जुआ, जोत सब टूट टाट कर सब बराबर हो गया। गले में बड़ी रस्सियां ना होती तो दोनों पकड़ में ना आते। हीरा ने मूक भाषा में कहा, भागना व्यर्थ है। मोती ने उत्तर दिया, तुम्हारी तो इसने जान ही ले ली थी, अब की बड़ी मार पड़ेगी। पढ़ने दो, बैल का जन्म लिया है तो मार से कहाँ तक बचोगे। गया तो आदमियों के साथ दौड़ आ रहा था। दोनों हाथों से लठियाएं थी। मोती बोला, कहो तो दिखा दूं कुछ मजा, मैं भी लाठी लेकर आ रहा हूँ। हीरा ने समझाया, नहीं भाई, खड़े हो जाओ, मुझे मारोगे तो मैं भी 1-2 गिरा दूंगा। नहीं, हमारी जाति का यही वो धर्म नहीं है। मोती दिन में ऐंठ कर रह गया आ पहुंचा, दोनों को पकड़ कर ले चला। कुशल हुई उसने इस वक्त मार पीट ना की, नहीं तो मोती भी लटक पड़ता। उसके तेवर देख कर गया और उसके सहायक समझ गए कि इस वक्त टाला जाना मसलहत है। आज दोनों के सामने फिर वही सूखी भूस लाया गया। दोनों चुपचाप खड़े रहे। घर के लोग भोजन करने लगे। उस वक्त छोटी सी लड़की 2 रोटियां लिए निकली और दोनों के मुंह में देकर चली गई। उस एक रोटी से इनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। यह किसी भी सज्जन का बास नहीं है। लड़की बहरों की थी। उसकी माँ मर चुकी थी। सौतेली माँ उसे मारती थी, इसलिए बैलों से उसे एक प्रकार की आत्मीयता हो गई। दोनों दिन भर जोते जाते, डंडे खाते अड़ते, शाम को थान पर बांध दिए जाते और रात को वही बालिका उन्हें 2 रोटी खिला जाती। प्रेमी के इस प्रसाद की यह बरकत थी कि 2-2 गाल सूख भूसा खाकर भी दोनों दुर्बल न होते, मगर दोनों की आंखों में रोम रोम विद्रोह भरा था। विद्रोह मतलब लड़ाई करना। एक दिन मोती ने मूक भाषा में कहा, अब तो नहीं सहा जाता हीरा, क्या करना चाहते हो? एक हाथ को सींग पर उठाकर फेंक दूं, लेकिन जानते हो वह प्यारी लड़की जो हमें रोटी खिलाती है उसी की लड़की है, जो इस घर का मालिक है। यह बेचारी अनाथ न हो जाए तो मालकिन को ना फेंक दूं, वही तो उस लड़की को मारती है। लेकिन औरत जात पे सींग चलाना मना है। यह भूल जाते हो तुम, किसी तरह निकलते ही नहीं दोगे। बताओ, तोड़कर भाग चलो। हाँ, यहाँ मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन इतनी मोटी रस्सी टूटेगी कैसे? इसका एक उपाय, पहले रस्सी को थोड़ा सा चबा लो, फिर एक झटके में जाती। रात को जब बालिका रोटी खिलाकर चली गई तो दोनों रस्सियां चबने लगी।
मोटी रस्सी मुंह में न आती, बेचारी बार बार जोर लगाकर रह जाता। साहस घर का द्वार खुला और वही लड़की निकली। दोनों सिर झुकाकर उसका हाथ चाटने लगे। दोनों की पूंछ खड़ी हो गई। उसने उनके माथे सहलाए और बोली, खोल देती हूँ, चुपके से भाग जाओ, नहीं तो यहाँ लोग मार डालेंगे। आज घर में सलाह हो रही है कि इनकी नाक में नथ डाल दी जाए। उसने घराब खोल दिया, पर दोनों चुपचाप खड़े रहे। मोती ने अपनी भाषा में पूछा, अब चलते क्यों नहीं? हीरा ने कहा, चले तो, लेकिन कल इस अनाथ पर आफत आएगी, सब इसी पे संदेह करेंगे। साहस बालिका चिल्लाई, दोनों फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं। ओ दादा, दोनों भागे जा रहे हैं, जल्दी दौड़ो। हड़बड़ा गया, भीतर से निकला और बैलों को पकड़ने चला गया। वे दोनों भागे, पीछे किया और भी तेज भागे। गया ने शोर मचाया, फिर गांव के कुछ आदमियों को भी साथ लेने के लिए लौटा। दोनों मित्रों को भागने का मौका मिल गया, सीधे दौड़ते चले गए, यहाँ तक कि मार्ग का ज्ञान न रहा। जिस परिचित मार्ग से आए थे वहाँ उसका यहाँ पता न था। नए नए गांव मिलने लगे। तब दोनों एक दूसरे के किनारे खड़े होकर सोचने लगे, अब क्या करना चाहिए। हीरा ने कहा, मालूम होता है राह भूल गए हैं, तुम भी बेतहाशा भागे, वहीं उसे मार गिराना था। उसे मार गिराते तो दुनिया क्या कहती। अब वह अपना धर्म छोड़ दे, लेकिन हम अपना धर्म क्यों छोड़े। दोनों भूख से व्याकुल हो रहे थे। खेत में मटर खड़ी थी, चरने लगे, आहट ले रहे थे, कोई आता तो नहीं। जब पेट भर गया, दोनों ने आज़ादी का अनुभव किया तो मस्त होकर उछलने कूदने लगे। पहले दोनों ने डकार ली, फिर सींग हिलाए और एक दूसरे को ठेलने लगे। मोती ने हीरा को कई कदम पीछे हटा दिया, यहाँ तक कि वह खाई में गिर गया। तब उसे भी क्रोध आया, संभलकर उठा और फिर मोती से मिला। मोती ने देखा खेल में झगड़ा हुआ चाहता है तो किनारे हट गए। इसका आगे वाला सेक्शन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।